कहानी शुरू होती है जेसिका से। जवान और बेहद खूबसूरत जेसिका ने किसी आम इंसान से शादी नहीं की थी। उसने अपने से 20 साल बड़े एक बेहद अमीर और इज्जतदार नवाब मार्कस से शादी की थी। इस शादी के बाद वो शाही समाज की सबसे जानी पहचानी और चर्चा मुक्त महिला बन चुकी थी। हर बड़े जलसे और हर दावत में जेसिका की खूबसूरती के चर्चे हुआ करते थे। एक बेहद शानदार पार्टी में उसका पति मार्कस अपनी बीवी जेसिका और उसके परिवार को देश के नए बने विदेश मंत्री सेबास्टियन से मिलाता है, जो बहुत ही रोबदार, हैंडसम और रसूखदार इंसान था। बातें करते करते जब सेबास्टियन को पता चलता है कि जेसिका की बहन जल्द ही अपनी एक नई किताब छापने वाली है, तो जेसिका बहुत ही सादगी और प्यार से उसे किताब के उद्घाटन पर आने का न्योता देती है, ताकि देश के बड़े लोग भी कला और साहित्य की इज्जत कर सके। लेकिन तभी सेबास्टियन का असिस्टेंट आकर उसके कान में फुसफुसाता है कि बाहर कोई बेहद खास मेहमान उसका इंतजार कर रहा है। सेबास्टियन बिना कोई तमीज दिखाए या बाय कहे तुरंत वहां से उठकर निकल जाता है। उसकी इस अकड़ और घमंड से जेसिका के दिल में उसकी बहुत बुरी छाप पड़ती है। जेसिका को लगता है कि सत्ता के नशे में धुत इस इंसान में जरा सी भी तमीज नहीं है। कुछ ही देर बाद गुस्से से भरी जेसिका उस विदेश मंत्री सेबास्टियन के पास पहुंचती है, जो अपनी बातें खत्म कर चुका था। जेसिका सबके सामने उस पर बदतमीजी और बेइज्जती का इल्जाम लगाती है। एक छोटी लड़की की तरह जेसिका को गुस्से में तमतमाया देखकर वो घमंडी विदेश मंत्री मुस्कुरा देता है और बहुत ही नजाकत के साथ उससे माफी मांगता है। ठीक उसी पल उन दोनों की ये बातें जेसिका की चालाक मां अपनी पारखी आंखों से देख लेती है। माफी मांगने के तुरंत बाद सेबास्टियन जेसिका को चुपके से अपने प्राइवेट कमरे में अपनी पुरानी पेंटिंग्स का कलेक्शन देखने का न्योता देता है। जेसिका इस बेहुदा न्योते को तुरंत उसके मुंह पर ठुकरा देती है, लेकिन सेबास्टियन जैसे ताकतवर मर्द के लिए जेसिका को पाना अब एक बहुत बड़ा नशा और चुनौती बन चुका था। सेबास्टियन के जाने के बाद जेसिका की मां अपनी बेटी को चेतावनी देती है कि वो ऐसे खतरनाक और ताकतवर विदेश मंत्री के चक्कर में न पड़े, लेकिन जेसिका अपनी मां से कहती है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है और वो किसी को अपनी जिंदगी खराब नहीं करने देगी। अगली सुबह तड़के जेसिका के आलीशान बंगले का फोन बजता है। नौकर जब फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता, सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। जेसिका तुरंत समझ जाती है कि ये विदेश मंत्री सेबास्टियन का ही फोन होगा, इसलिए वो नौकर से तुरंत फोन काटने को कहती है। लेकिन सच तो ये था कि वो खुद सेबास्टियन की उस जादुई और भारी आवाज का सामना करने से डर रही थी। वो खुद को शांत करने के लिए अखबार उठाती है, लेकिन अखबार के पहले पन्ने पर छपी सेबास्टियन की हैंडसम फोटो उसके दिल में फिर से बाउंडर खड़ा कर देती है। कुछ दिनों बाद जब जेसिका की बहन की किताब का उद्घाटन होता है, तो वही आदमी जो दिन रात उसकी सोच में बसा था अचानक सामने खड़ा होता है। सेबास्टियन को वहां देखकर जेसिका के होश उड़ जाते हैं। जब दोनों अकेले में कोट टांगने वाले कमरे में होते हैं, तो सेबास्टियन बिना किसी झिझक के जेसिका के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है, और इससे पहले कि जेसिका कुछ समझ पाती, वो उसे जबरदस्ती चूम लेता है। भले ही जेसिका ऊपर से पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कांपते होंठ और उसकी तेज धड़कनें बता रही थीं कि वो भी उस मर्द की तरफ खिंच चुकी थी। सेबास्टियन अपना पता लिखा हुआ एक कार्ड जेसिका को देना चाहता है, लेकिन जेसिका उसे मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। सेबास्टियन चुपके से वो कार्ड वहां टंगे एक कोट की जेब में डाल देता है, पर उसे ये नहीं पता था कि वो कोट जेसिका का नहीं, बल्कि उसके बच्चों की टीचर ओलिविया का था। इसी बीच मशहूर फैशन डिजाइनर ब्रेंडन, जो जेसिका का सबसे पक्का और पुराना दोस्त था, उसके कपड़े डिजाइन करने आता है। एक करीबी दोस्त होने के नाते वो जेसिका के चेहरे की घबराहट और बेचैनी तुरंत ताड़ लेता है। जेसिका भी अपने दिल का सारा राज ब्रेंडन के सामने खोल कर रख देती है। वो कहती है कि वो सेबास्टियन को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी मर्द के लिए ऐसा भयानक खिंचाव महसूस नहीं किया। ब्रेंडन उसे आगाह करता है कि वो प्यार के इस जहरीले दलदल में न उतरे, वरना वो ऐसे फंसेगी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। ब्रेंडन है कि कुछ चीजों को छूना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें छूते ही इंसान जल जाता है। फिर एक महंगी कार से एक शाही महिला उतरती है। वो कोई और नहीं बल्कि विदेश मंत्री सेबास्टियन की बीवी क्लोई थी। क्लोई अपनी बहन के घर जाती है, और उसकी बहन का पति कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि पूरे देश का सबसे मशहूर और खूंखार तानाशाही जनरल फ्रैंकलिन था। इतने बड़े खानदान की बेटी होने के बावजूद क्लोई अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। उस रात क्लोई अपने पति सेबास्टियन से कहती है कि वो कल सुबह चर्च की प्रार्थना में उसके साथ चले, लेकिन सेबास्टियन बिना कोई वजह बताए मना कर देता है। दुखी होकर क्लोई अपनी बहन को फोन करके रोती है। उसकी बहन तुरंत अपने पति तानाशाह फ्रैंकलिन के कान भरती है कि सेबास्टियन उसकी बहन के साथ बहुत जुल्म कर रहा है। अगली सुबह प्राचीन चर्च में बहुत बड़े बड़े नेता और अमीर लोग इकट्ठा होते हैं। आगे की लाइन में बैठा विदेश मंत्री सेबास्टियन बार बार मुड़कर पीछे बैठी जेसिका को घूरता रहता है। सेबास्टियन की यह हरकत तानाशाह फ्रैंकलिन की बीवी क्लोई की बहन की पारखी नजरें पकड़ लेती हैं। जैसे ही प्रार्थना खत्म होती है, सेबास्टियन मौका देखकर जेसिका के पास पहुंचता है और उसके पति मार्कस के सामने ही जेसिका से बड़े प्यार से बातें करने लगता है। उसकी बातें ऐसी थी जिनका सामना करना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं था, और एक अच्छे जेस्चर के लिए सेबास्टियन मार्कस को जेसिका के साथ अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट करता है।
दोपहर में मार्कस और जेसिका सेबास्टियन के घर पहुंचते हैं। जब घर का नौकर मार्कस को बातों में उलझाता है तो सेबास्टियन चुपके से जेसिका को एक अलग कोने में ले जाता है। वो अपने सच्चे प्यार और अकेलेपन का रोना रोता है और कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ जेसिका ही उसे समझ सकती है। ये बोलते ही वो फिर से जेसिका को चूम लेता है, जिसका पीछे हटती है और रोते हुए कहती है कि ये गलत फहमी है। वो एक पल के बहकावे में आकर अपना हंसता खेलता परिवार और इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती। जाते जाते सेबास्टियन उसके कान में फुसफुसाता है, शुक्रवार दोपहर 4 बजे विलियम स्ट्रीट के मकान नंबर 13 पर मुझसे मिलने आना। दूसरी तरफ जेसिका के घर की टीचर ओलिविया को ब्रिटिश जासूस धमकी देते हैं कि अगर उसने जेसिका के नवाब परिवार की जासूसी नहीं की तो वे जंग के मैदान में फंसे उसके पिता को मार डालेंगे। किताबों के उद्घाटन वाली फोटो देखकर वो सेबास्टियन को पहचान जाती है और मजबूरी में जासूस बनने को तैयार हो जाती है। तभी उसे अपनी जेब में पड़ा वो एड्रेस कार्ड मिलता है। शुक्रवार को जब जेसिका ड्राइवर से उस पते विलियम स्ट्रीट नंबर 13 पर ले जाने को कहती है तो ओलिविया समझ जाती है कि ये सेबास्टियन का वही गुप्त ठिकाना है। जेसिका अपनी कार को उस बिल्डिंग से थोड़ा दूर रुकवाती है और अकेले पैदल चलकर उस सीक्रेट फ्लैट में दाखिल होती है। गार्ड्स के पूछने के बाद वो सीधे अंदर चली जाती है। कुछ ही देर में विदेश मंत्री सेबास्टियन भी वहां पहुंच जाता है। दो प्यासे दिल जो खतरे और मजा की तलाश में थे उस बंद कमरे में एक दूसरे की बाहों में समा जाते हैं। अलग होते समय जेसिका पूछती है कि वे दोबारा कब मिलेंगे। सेबास्टियन कहता है कि वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। सेबास्टियन के कहने पर जेसिका पहले बाहर निकलती है, लेकिन जल्दबाजी में उसका एक महंगा पन्ने एमरोल्ड का झुमका उसी कमरे में गिर जाता है। पीछे से जासूस ओलिविया जेसिका को उस फ्लैट से बाहर निकलते देख लेती है और छुप जाती है। जेसिका के जाते ही सेबास्टियन भी अपनी कार लेकर निकलता है, लेकिन जैसे ही सेबास्टियन की कार चौराहे मुड़ती है एक बहुत बड़ा बम धमाका पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख देता है। खुशकिस्मती से सेबास्टियन की कार बच जाती है, लेकिन दूर खड़ी जेसिका धमाका सुनकर बदहवास होकर दौड़ती है। सामने का खौफनाक मंजर देखकर उसे लगता है कि उसका प्रेमी मारा गया। वो जमीन पर बैठकर रोने लगती है और ठीक उसी पल एक अखबार का रिपोर्टर उसकी रोती हुई फोटो खींच लेता है। घर पहुंचकर जेसिका का पति नवाब मार्कस अपनी बीवी के बदले हुए बर्ताव को भांप लेता है कि वो बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे रही है। तभी जेसिका का दोस्त ब्रेंडन वहां आता है। ब्रेंडन मार्कस से बात करता है। जेसिका अंदर आती है और ब्रेंडन तुरंत नोटिस करता है कि जेसिका के कान का एक झुमका गायब है। ब्रेंडन जेसिका को अकेले में ले जाकर चेतावनी देता है कि उसका पति बेवकूफ नहीं है, वो बहुत बड़े खतरे से खेल रही है। तभी जेसिका रोते हुए कबूल करती है कि वो विदेश मंत्री सेबास्टियन से प्यार करती है और आज उसकी आंखों के सामने बम धमाके में उसका प्रेमी मारा गया। इसी दौरान नौकरानी मॉली का बॉयफ्रेंड सिविल वॉर के बाद नई नौकरी ढूंढ रहा था। मॉली अपने मालिक के घर से खाना चुराकर अपने बॉयफ्रेंड को खिलाती थी। दूसरी तरफ विदेश मंत्री सेबास्टियन पूरी तरह जिंदा था। वो अपने तानाशाह साले फ्रैंकलिन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध पर चर्चा कर रहा था और कह रहा था कि देश को किसी एक पक्ष का साथ देना चाहिए। तभी सेबास्टियन की जेब से जेसिका का वो खोया हुआ झुमका जमीन पर गिर जाता है। तानाशाह की बीवी की पैनी नजर उस झुमके पर पड़ती है। सेबास्टियन तुरंत झूठ बोलता है कि उसकी बीवी क्लोई का झुमका खो गया था, वही उसे मिला है। बाद में जब थका हुआ सेबास्टियन घर पहुंचता है तो उसकी बीवी क्लोई अखबार के फ्रंट पेज पर धमाके वाली फोटो में उस रोती हुई औरत जेसिका को देखकर शक करने लगती है। सेबास्टियन बात टालने के लिए क्लोई को बेडरूम में ले जाता है। तभी हॉल का फोन बजता है। क्लोई की बहन का फोन था। वो क्लोई से पूछती है कि क्या उसका कोई झुमका खोया है। क्लोई साफ मना कर देती है। क्लोई की बहन समझ जाती है कि सेबास्टियन का अफेयर चल रहा है। कुछ दिनों बाद न्यू ईयर की पार्टी में सेबास्टियन अपनी बीवी के साथ पार्टी में पहुंचता है। वहां जेसिका और उसका पति मार्कस भी आए थे। क्लोई अखबार वाली औरत को पहचान लेती है, जबकि मार्कस को कुछ भी नहीं पता था। डांस के दौरान सेबास्टियन जेसिका को बाहों में भरकर नाचने लगता है। जेसिका गुस्से में कहती है कि उसने फोन करके ये क्यों नहीं बताया कि वो जिंदा है। सेबास्टियन कहता है कि फोन करना सुरक्षित नहीं था, वो दिन रात सिर्फ उसके बारे में सोचता है। जेसिका कहती है कि उस दिन उसका झुमका खो गया था। सेबास्टियन मुस्कुराकर कहता है कि वो झुमका उसने अपने पास संभाल कर रखा है। उन दोनों का यह रोमांटिक डांस पूरे हॉल में अफवाहों की आग भड़का देता है। अगले ही दिन तानाशाह फ्रैंकलिन को उसकी बीवी बताती है कि वो झुमका क्लोई का नहीं था। सेबास्टियन किसी और औरत के साथ अय्याशी कर रहा है, लेकिन तानाशाह फ्रैंकलिन कहता है कि जब तक सेबास्टियन अपना काम ठीक से कर रहा है वो उसके पर्सनल मैटर में दखल नहीं देगा। उधर सेबास्टियन के बड़े बड़े अफसर दोस्त भी उसे चेतावनी देते हैं कि वो प्यार के चक्कर में न पड़े। वो पहले से शादीशुदा है और उसकी एक सिंगर प्रेमिका कैथरीन भी है, लेकिन सेबास्टियन कहता है कि वो सच्चे प्यार को जानने के बाद ही इस बारे में सोचेगा। इसके बाद जब भी मौका मिलता सेबास्टियन और जेसिका एक दूसरे के साथ रासलीला मनाते। सेबास्टियन कहता, तुम ही इकलौती औरत हो जो मुझे आजादी का एहसास कराती हो। जेसिका कहती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सेबास्टियन जवाब में उसे चूम लेता है। इसी बीच जासूस ओलिविया ब्रिटिश एम्बेसी पहुंचती है। उसने नवाब मार्कस की बातें सुन ली थीं कि किंग अल्फ्रेड ने अपनी गद्दी अपने बेटे को दे दी है, जो बात फ्रैंकलिन को नहीं पता थी। ब्रिटिश राजदूत ओलिविया को एक गन देता है।
उसी समय इटली की तरफ से तानाशाह फ्रैंकलिन को मीटिंग का न्योता आता है, लेकिन फ्रैंकलिन सेबास्टियन को इटली भेज देता है। जाने से पहले सेबास्टियन अपनी बीवी क्लोई के नाम स्विट्जरलैंड के बैंक में खाता खुलवाता है और बच्चों को वारिस बनाता है। रात में वो नवाब मार्कस के घर फोन करता है। नौकरानी कहती है कि इटली से फोन है। जेसिका भागती हुई आती है। मार्कस भी जाग जाता है, तो जेसिका झूठ बोलकर फोन काट देती है। अगले दिन जेसिका घबराकर अपने दोस्त ब्रैंडन को फोन करती है और रोती है। ब्रैंडन उसे समझाता है कि ताकतवर मर्द सिर्फ सत्ता से प्यार करते हैं, वे किसी दोस्ती या प्यार के सगे नहीं होते, और आखिर में सिर्फ औरत का दिल टूटता है। जेसिका कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। जब बच्चे कमरे में आते हैं तो जेसिका रो रही होती है और बच्चों को डांटकर बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ तानाशाह फ्रैंकलिन की बीवी अपने पति से शिकायत करती है कि अखबारों में सेबास्टियन की खबरें छप रही हैं। तभी खबर आती है कि किंग अल्फ्रेड की मौत हो गई है। तभी जेसिका की बहन उससे मिलने आती है और बताती है कि इटली पहुंचते ही सेबास्टियन सीधे अपनी सिंगर प्रेमिका कैथरीन के घर गया और 3 घंटे तक बाहर नहीं निकला। ये सुनते ही जेसिका का दिल टूट जाता है और वो सेबास्टियन से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला करती है। नवाब का परिवार गर्मियों की छुट्टियों के लिए सैन सेबेस्टियन जाता है और दोस्त ब्रैंडन को भी बुलाता है। ब्रैंडन को खुशी होती है कि जेसिका ने सेबास्टियन को छोड़ दिया, लेकिन अचानक जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर हमले की वजह से सेबास्टियन भी अपनी छुट्टियां बिताने सैन सेबेस्टियन आ पहुंचता है। सेबास्टियन की बीवी क्लोई जेसिका के परिवार से मिलती है और उन्हें डिनर पर बुलाती है। वीकेंड पर सेबास्टियन भी पहुंच जाता है। रात में जब सब आतिशबाजी देख रहे होते हैं, सेबास्टियन जेसिका को रोकता है और पूछता है कि वो उसके फोन क्यों नहीं उठा रही। जेसिका कहती है कि वो सारे रिश्ते तोड़ चुकी है। सेबास्टियन उसे चूमने की कोशिश करता है, लेकिन जेसिका उसे जोर से धक्का दे देती है। रात में सेबास्टियन का ड्राइवर जेसिका के लिए एक किताब और खत लेकर आता है। सेबास्टियन चुपके से गेट खोलकर जेसिका से मिलने पहुंचता है। उन दोनों की मुलाकात को ओलिविया ने खिड़की से देख लिया होता है और वहां सेबास्टियन जेसिका के सामने रोने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो वो अपने नवाब पति के खास फौजी जनरलों के नाम बता दे जो तानाशाह फ्रैंकलिन के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तब जाकर जेसिका को एहसास होता है कि वो सिर्फ सेबास्टियन की शतरंज की एक गोटी थी। फिर भी प्यार में अंधी हो चुकी जेसिका 2 बड़े जनरलों के नाम सेबास्टियन को बता देती है। ब्रिटिश जासूसों को जब ओलिविया के जरिए सेबास्टियन के इस अफेयर का पता चलता है तो वे पूरे शहर में अफवाहें फैला देते हैं। तानाशाह फ्रैंकलिन सेबास्टियन को बुलाकर डांटता है और धमकी देता है कि अगर ये अफेयर बंद नहीं हुआ तो वो उसे विदेश मंत्री के पद से निकाल देगा। गुस्साया सेबास्टियन ब्रिटिश एम्बेसी जाता है, पर वे मुकर जाते हैं। उधर तरस कर जेसिका विदेश मंत्रालय फोन करती है, पर सेबास्टियन मीटिंग में होने का बहाना बनाता है। नवाब मार्कस भी अपनी बीवी की दूरी महसूस कर रहा था। एक हफ्ते बाद जेसिका मैड्रिड लौटती है और सेबास्टियन को फोन करती है। सेबास्टियन चिढ़कर उसे अगले दिन दोपहर 2 बजे मिलने बुलाता है। अगले दिन जब जेसिका पहुंचती है तो सेबास्टियन ठंडे लहजे में कहता है, पूरे शहर में हमारे अफेयर की थू-थू हो रही है। तानाशाह तक बात पहुंच गई है। अब हमारा मिलना बंद करना होगा। मैं अपनी कुर्सी और इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। जेसिका रोती है, पर सेबास्टियन उसे छोड़कर चला जाता है। डिनर पर नवाब का भाई उसे बताता है कि उसकी बीवी और सेबास्टियन के अफेयर के किस्से पूरे शहर में चल रहे हैं। नवाब मार्कस गुस्से में घर आकर अपनी बीवी से पूछता है। जेसिका रोते हुए अपने पति के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि लोग उसकी खूबसूरती से जलते हैं। नवाब अपनी बीवी के आंसुओं पर भरोसा करके उसे माफ कर देता है। अपने गम को भुलाने के लिए जेसिका अपने पति से झूठ बोलती है कि वो कुछ दिनों के लिए पेरिस घूमकर आना चाहती है। उसका मासूम पति इजाजत दे देता है। पेरिस के एक बेहद आलीशान होटल के कमरे में जेसिका अकेली बैठी थी। तभी दरवाजा खुलता है और विदेश मंत्री सेबास्टियन अंदर कदम रखता है। सेबास्टियन की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर जेसिका अपना सारा गुस्सा भूल जाती है और फिर से उसकी बाहों में समा जाती है। रात में सेबास्टियन चुपके से होटल से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो जेसिका का वो खोया हुआ पन्ने का झुमका उसके तकिए पर रख जाता है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने जेसिका की पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जेसिका प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जेसिका डॉक्टर से कहती है कि वो ये बात उसके पति को न बताए। वो चालाकी से अपने पति नवाब मार्कस के पास जाती है ताकि इस बच्चे को अपने पति का बच्चा साबित कर सके। लेकिन किस्मत देखिए, नवाब पिछले 5 महीनों से बीमार था और दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे। नवाब ने उस रात भी उसके साथ सोने से मना कर दिया। जेसिका का प्लान पूरी तरह फेल हो गया। न्यू ईयर की नकाबपोश पार्टी में जेसिका सेबास्टियन को अकेले में बुलाती और बताती है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है और कहती है कि वे पेरिस भाग चलें। सेबास्टियन उसे जोर से धक्का देता है और कमीनों की तरह हंसते हुए कहता है, ये बच्चा मेरा है भी या नहीं किसे पता। ये सिर्फ एक खेल था जेसिका, और अब ये खेल खत्म हो चुका है। जेसिका का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जब न्यू ईयर का जश्न शुरू होता है तो जेसिका बिखरे हुए मेकअप और बहते आंसुओं के साथ पागलों की तरह डांस हॉल के बीच में पहुंचती है। पूरे समाज के बड़े लोग उसे किसी जोकर की तरह देख रहे थे। तभी जेसिका चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ती है। सेबास्टियन अपनी बीवी का हाथ पकड़कर चुपचाप वहां से निकल जाता है।
सिर्फ एक इंसान पागलों की तरह दौड़कर जेसिका के पास पहुंचता है और उसे बाहों में उठाता है। वो था उसका पति नवाब मार्कस। जब जेसिका को होश आता है तो वो अपने पति के सामने अपना पाप कबूल करना चाहती है, लेकिन बूढ़ा नवाब रोते हुए कहता है कुछ बातें बहुत देर से बोली जाए तो वो बेमतलब बन जाती है। जेसिका में अपनी शादी में पूरी सच्चाई की उम्मीद भी नहीं करता। इसके बाद मार्कस अपने नौकरों से ऐलान करके कहता है कि उसकी पत्नी मां बनने वाली है और सब उसका ध्यान रखें। जासूस ओलिविया ये बात ब्रिटिश राजदूत को बता देती है। कुछ दिनों बाद नौकरानी मॉली रोती हुई आती है कि उसके बॉयफ्रेंड को जनरल विक्टर के कत्ल की साजिश में फांसी की सजा मिली है। जेसिका उसकी मदद करती है तो मॉली बताती है कि ओलिविया के पास बंदूक छिपी है। जब वे कमरे में जाते हैं तो ओलिविया भाग चुकी थी। जेसिका समझ जाती है कि ओलिविया जासूस थी। जर्मन हार के बाद तानाशाह फ्रैंकलिन सेबास्टियन को वापस पद पर लाने की कोशिश करता है। सेबास्टियन शर्त रखता है कि उस बेकसूर लड़के की फांसी रोकी जाए। फ्रैंकलिन मान जाता है। उधर जेसिका एक सुंदर बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम कैरोलिन रखा जाता है। समय का पहिया तेजी से घूमता है और 17 साल बीत जाते हैं। सैन सेबेस्टियन के उसी सुंदर समुद्र तट पर बड़े बड़े अफसरों के बच्चे खेल रहे थे। जेसिका की 17 साल की बेटी कैरोलिन बेहद खूबसूरत परी जैसी दिखती थी। तभी एक हैंडसम जवान लड़का कैरोलिन के पास आता है। उसका नाम था रायन। रायन कैरोलिन को किनारे ले जाता है और बड़े प्यार से किस करता है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन जब रायन कैरोलिन को घर छोड़ने आता है तो जेसिका खिड़की से अपनी बेटी को उस लड़के की बाहों में देख लेती है। अगली सुबह जेसिका जब टेनिस कोर्ट के बाहर उस लड़के का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़का रायन कोई और नहीं बल्कि विदेश मंत्री सेबास्टियन का सगा बेटा था। जेसिका भागती हुई सेबास्टियन के पास जाती है और कहती है कि उनके बच्चे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, उन्हें रोकना होगा। लेकिन घमंडी सेबास्टियन कहता है कि बचपन के दोस्त हैं, कोई सीरियस बात नहीं है। लेकिन अगले ही दिन 17 साल की कैरोलिन अपनी मां को बताती है कि वो रायन से बहुत प्यार करती है और दोनों शादी करने वाले हैं। कैरोलिन अपने होने वाले पति का नाम बताती है, रायन सेबास्टियन। ये नाम सुनते ही जेसिका की छाती में सांस अटक जाती है। सगा भाई और बहन आपस में शादी करने जा रहे थे। जेसिका पागलों की तरह चिल्लाती है कि यह शादी कभी नहीं हो सकती। कैरोलिन रोते हुए पूछती है कि उसकी क्या गलती है। रायन चर्च जाकर शादी के कागजात लाता है और डिजाइनर ब्रैंडन से शादी का जोड़ा बनाने को कहता है। ब्रैंडन तुरंत समझ जाता है और जेसिका को बताता है। रायन के घर में भी कोहराम मच जाता है। सेबास्टियन की बीवी क्लोई रोते हुए अपने पति सेबास्टियन को थप्पड़ मारती है और कहती है कि वो अपने बेटे की जिंदगी तबाह नहीं होने देगी। जेसिका और उसका नवाब पति बेटी को स्विट्जरलैंड भेजने का प्लान बनाते हैं, पर कैरोलिन मना कर देती है। रात में कैरोलिन चुपके से रायन के पास जाती है। क्लोई उन्हें देख लेती है। अल्टीमेटली हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि जेसिका और सेबास्टियन को वो खौफनाक फैसला लेना पड़ता है। जेसिका की बहन 17 साल की कैरोलिन को बंद कमरे में ले जाती है और 17 साल पुराना वो कड़वा सच बताती है। कैरोलिन, जिस रायन से तुम शादी करने जा रही हो वो तुम्हारा मंगेतर नहीं बल्कि तुम्हारा सगा भाई है और विदेश मंत्री सेबास्टियन ही तुम्हारे असली बाप हैं। ये सच सुनते ही कैरोलिन के होश उड़ जाते हैं। अपनी माँ के इस घिनौने पाप को सुनकर वो नफरत से भर जाती है। वो चीखती है कि वो अपनी माँ को जिंदगी भर कभी माफ नहीं करेगी। कैरोलिन पागलों की तरह दौड़ती हुई उसी समुद्र की ऊंची चट्टान पर पहुंचती है जहां उसने रायन के साथ जीने मरने की कसम खाई थी। वो चट्टान से कूदकर अपनी जान देने वाली होती है कि तभी रायन दौड़कर आता है और उसे बचा लेता है। जब रायन को भी इस खौफनाक सच का पता चलता है कि कैरोलिन उसकी सगी बहन है तो उसकी आत्मा कांप उठती है। वो अपने बाप सेबास्टियन को धिक्कारता है और घर छोड़कर चला जाता है। इस भयंकर पाप और बेइज्जती से टूटी हुई 17 साल की मासूम कैरोलिन अपना मुंह काला करके चर्च के मठ में जाकर नन बनने का फैसला कर लेती है। जेसिका रोते मठ के दरवाजे पर अपनी बेटी के पैर पकड़ती है, भीख मांगती है कि वो उसे छोड़कर न जाए। लेकिन कैरोलिन अपनी मां का हाथ झटका देती है और बिना पीछे मुड़े अंधेरे मठ के अंदर चली जाती है। जेसिका सड़क पर फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है, सेबास्टियन तानाशाह फ्रैंकलिन से अलग होकर वकील बन गया और साल 2003 में 101 साल जी के मरा। जेसिका, जिस औरत ने प्यार में अपना सब कुछ लुटा दिया, वो साल 1986 में 82 साल की उम्र में खत्म हो गई और उसका पति उससे 24 साल पहले ही मर चुका था। कैरोलिन नन की जिंदगी छोड़कर आगे चलकर अफ्रीका में समाज सेवा करने लगी। 70 के दशक में वो बहुत बड़ी नेता बनी और देश के बड़े फैसलों में योगदान दिया। वो साल 1999 में 55 साल की उम्र में मर गई। उसने पूरी जिंदगी कभी शादी नहीं की और अपनी मौत से ठीक कुछ समय पहले उसने पहली बार अपने असली बाप सेबास्टियन से मुलाकात की थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा। और एक और बात, मैंने इस मूवी पे विचार अपने सेकंड चैनल पर दे दिए हैं, तो अगर तुम्हें वो जाकर देखने तुम सेकंड चैनल पे जाके देख सकते हो।